Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start our lecture number 6, and today we will discuss the applications of different radioisotopes which are used in different fields of chemistry. The major four fields we will study in today's topic, that is analytical field, biological field, agricultural and industrial fields. So let's start our topic. In the first part, we will see that different isotopes of radioactive elements are used in the diagnosis and the treatment of disease. The treatment of disease by the use of radioactive isotopes is called radiotherapy. स्टूडेंट रेडियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनाते हैं और रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाने के बाद उनको हम डिफरेंट डिजीज को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो आइसोटोप इस्तेमाल किए जाते हैं इनमें वो आयोडीन के या कोबाल्ट के आइसोटोप्स होते हैं जो कि कैंसर की डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये फील्ड जो है वो रेडियोथेरेपी कहलाती है। ठीक है, तो इसमें से हम इन तमाम एग्जाम्पल को वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। इनमें जी फर्स्ट वन है दी रेडियो एक्टिव सोडियम 24 ट्रेसर्स एमिट गैमा रेडिएशन। अच्छा बच्चों, ये आपको एक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज का टॉपिक आपका सनाउल्लाह की बुक से है। ठीक है, जो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक है आपके पास, ये यूजेस जो हैं वो मैंने आपको वहां से तैयार करवाए हैं। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए थे उसमें से आप लोगों ने इस टॉपिक को तैयार नहीं करना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखें, अगर हम कहते हैं कि जो रेडियो एक्टिव सोडियम 24 जो है उसका हम ट्रेसर क्रिएट करते हैं और ये जो है वो गैमा रेडिएशंस जो हैं वो एमिट करते हैं। तो इसका पहले आपको ट्रेसर का थोड़ा सा मतलब क्लियर करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये क्या है। तो बच्चों, अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम का नॉर्मल जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 20। ठीक है, और जो भी एलिमेंट हम रेडियो एक्टिव करते हैं उसके ऊपर हम ये वाली सिंबल लगा देते हैं और ये स्टार सिंबल जो है वो क्या कहलाती है कि ये एलिमेंट अब हमारे पास क्या हो गया है, लेबल्ड। ठीक है, जितने भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं ये एलिमेंट क्या कहलाता है, रेडियो लेबल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेबल्ड आइसोटोप का हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में ये देखते हैं कि जितने भी ये जो लेबल्ड आइसोटोप्स होते हैं इन तमाम एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो ये लेबल्ड आइसोटोप्स होते हैं, आई थिंक ये लिखते हुए कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, ये 23 नहीं था बल्कि ये जो था वो 24 था। आपको ये बताना मकसद था कि जो सोडियम नॉर्मल होता है यानी रेडियो एक्टिव जो नहीं होता और जो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर जो एटॉमिक मास नंबर होता है उसका दैट इज 23। ठीक है, जो नॉर्मल होते हैं यानी वो अपने अंदर से किसी किस्म की रेडिएशंस को एमिट नहीं कर रहे होते, तो उनको जो है वो हम लेबल्ड आइसोटोप का नाम नहीं देते। लेबल्ड आइसोटोप किनको कहते हैं, जिनका मास नंबर जो है वो वन टाइम इंक्रीज हो जाए by the bombardment of slow moving neutron or any other way so that this non radioactive element is converted into a radioactive element। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो इस नॉर्मल एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बना देता है और इस एलिमेंट को फिर हम कहते हैं लेबल्ड आइसोटोप ऑफ सोडियम। इसको हम क्या नाम देते हैं, लेबल्ड आइसोटोप ऑफ सोडियम। और इसके साथ जो इसकी एटॉमिक मास होती है या इस एलिमेंट की साइड पर जो है वो हम स्टेरिक के सिंबल लगा देते हैं और इस तरह से हम इसको लेबल्ड आइसोटोप्स का नाम देते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक की जानिब। तो अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि इस टेक्निक में सोडियम का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है दैट इज सोडियम 24, इसको हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं या आप उसको पेशेंट को एज अ टैबलेट दे दें यानी ओरल थ्रू जो है वो अपने मुंह में कोई टैबलेट की फॉर्म में इस आइसोटोप को ले ले या फिर उसकी बॉडी में जो है वो इंजेक्शन जो है
वो लगा दिया जाता है। अब उसके नतीजे में क्या होगा कि जो इंजेक्शन होता है उसको हम यानी सोडियम को हम सिंपल सोडियम के फॉर्म में तो नहीं देंगे, डेफिनेटली इसको हम किसी इसकी साल्ट के फॉर्म में देंगे। और इसका जो साल्ट हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम का आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है दैट इज सोडियम 24। इट मीन ये जो सोडियम 24 है इसको हम क्या कहते हैं, लेबल टारगेट एलिमेंट कहते हैं। और ये सोडियम क्लोराइड जो है इसके बारे में याद रखिएगा कि ये एलिमेंट क्या होता है। ये एलिमेंट जब लेबल्ड कर देते हैं इसको तो ये अपने अंदर से गैमा रेडिएशन को एमिट करता है, ठीक है। ये जो सोडियम का 24 वाला एलिमेंट है ये अपने अंदर से गैमा रेडिएशन को एमिट करता है। और गैमा रेडिएशन को एमिट करने की वजह से हम फिर क्या करते हैं, इसके पास डिटेक्टर रखते हैं। अब ये डिटेक्टर की जो प्लेसमेंट है वो आप इस डायग्राम में दे सकते हैं कि फर्स्ट क्या, ये हमारे पास एक पेशेंट है, इसकी बॉडी में हमने सोडियम क्लोराइड यानी NaCl24 का सोल्यूशन जो है वो दिया इसको ओरल फॉर्म में। और इसके बाद ये गैमा रे डिटेक्टर है, ठीक है। और ये गैमा रे डिटेक्टर को जो है वो इसकी पूरी बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पर जो है वो रख दिया जाता है। जैसे ही हम इसको डिफरेंट प्लेसेस पर रखते हैं तो जहां से रेडिएशन के अमाउंट ज्यादा से ज्यादा एमिट होंगे और इसकी इमेज जो है वो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि जिस साइड से ज्यादा रेडिएशन एमिट हो रही होंगी तो इसका मतलब है कि ये आइसोटोप ने बॉडी के उस पर्टिकुलर रीजन को जो है वो स्ट्राइक किया है। एज ए रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि उस साइड पे जो है वो आपके पास क्या हो सकता है, ट्यूमर या ब्लड क्लॉट जो है वो मौजूद हो सकता है। तो यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि जब NaCl को NaCl का जो सोल्यूशन है जिसको आपने उसको ओरल फॉर्म में दिया पेशेंट को और उसके बाद गैमा रे डिटेक्टर से उसकी पोजीशन को लोकेट किया तो जो एग्जैक्ट पोजीशन है ट्यूमर की या ब्लड क्लॉट की वो हमें यहाँ से जो है वो इस डिटेक्टर के जरिए जो है वो पता चल सकती है। तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट इसका आइसोटोप होता है दैट इज रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 आइसोटोप। इस रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 आयोडीन को जो है यहाँ भी अगेन लेबल कर दिया गया है दैट इज 131, इसका आइसोटोप क्रिएट कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि आयोडीन जो है वो हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर वर्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आयोडीन का जो ये थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गले में पाया जाता है। तो इसी तरह ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 आइसोटोप है इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर ऑफ थायराइड। इसी तरह रेडियो एक्टिव आइसोटोप 131 ये डिस्ट्रॉय करता है एबनॉर्मल टिश्यू इन द थायराइड ग्लैंड में एंड इन दिस वे चेक देयर फर्दर ग्रोथ। एक तो ये होता है कि ऑपरेट के बजाय हम क्या करते हैं, जो इसका लेटेस्ट या एडवांस मेथड है कि ये जो है वो इस तरह की एक डिवाइस होती है जो कि अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करती है और वो आपके गले में थायराइड ग्लैंड में खुदा न खास्ता अगर कैंसर है तो ये क्या करेगा, उस कैंसर सेल की जो एबनॉर्मल ग्रोथ है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरह से इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो जारी रहेगी। इसके बाद बच्चों इस डायग्राम में आपको जनरल बताया गया कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम कहाँ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ देखें इस डायग्राम में भी ये वो एक पर्टिकुलर मशीन है, जैसे आपको सोडियम 24 के बारे में बताया था कि इसे बॉडी के डिफरेंट रीजन्स तक ले जाया जाता है, यानी ये जो है वो मूव कर सकती है टू एंड फ्रो। एज ए रिजल्ट जो है वो हम इसकी डिफरेंट पोजिशन पर जो है वो इसको रख के आगे हम इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह इसकी ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जो आपको इस डायग्राम के जरिए दिखाई गई हैं। इसके बाद बच्चों एक और इसका आइसोटोप होता है दैट इज फास्फोरस 30। ये भी रेडियो एक्टिव होता है और ये अपने अंदर से बीटा रेडिएशंस को एमिट करता है, ठीक है। और ये जो है वो मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्किन डिजीज के लिए, यानी अगर किसी को स्किन का प्रॉब्लम है या किसी के इश्यूज ठीक नहीं हो रहे तो फिर एडवांस लेवल पे जो डॉक्टर्स हैं वो फास्फोरस के 30 वाले आइसोटोप को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट वन दैट इज कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है वो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और ये एमिट करता है हाई एनर्जी गैमा रेस को एंड इट हैज आल्सो बीन यूज्ड फॉर टेस्टिंग डीप सीटेड कैंसर ग्रोथ। यानी इसको जो है वो हम कैंसर की डीप सीटेड ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यानी फर्ज करें अगर आपकी बॉडी में कैंसर की जो टिश्यू है वो बॉडी के अंदर इनसाइड बहुत डेप्थ के अंदर है तो उसकी डेप्थ की लोकेशन के लिए जो है वो हम कोबाल्ट का 60 वाला आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 एंड रेडियो एक्टिव ये AU जो है वो ऑरम है जो कि गोल्ड की सिंबल है और इसमें गोल्ड का जो आइसोटोप क्रिएट किया जाता है दैट इज 198। तो कहते हैं अगर आप इन दोनों को लें तो ये दोनों जो है वो एमिट करते हैं गैमा रेज को एंड दे हैव आल्सो बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। When gamma rays are emitted by cobalt 60, they are directed at the cancerous tumor in the human body and the cancer cell get burned.
यानी या तो आप रेडियो एक्टिव कोबाल्ट के 60 वाले आइसोटोप को इस्तेमाल कर लें या गोल्ड 198 के आइसोटोप को इस्तेमाल कर लें। और अगर खुदा ना खास्ता ह्यूमन बॉडी में किसी जगह पर कैंसर के जो सेल्स हैं वो पाए जाते हैं, तो अगर आप उनके ऊपर इसको स्ट्राइक करेंगे तो स्ट्राइक करने से क्या होगा, जहां जहां कैंसर के सेल होंगे उन वो सब के सब जल जाएंगे। और क्योंकि ये दोनों जो है वो अपने अंदर से गैमा रेज को एमिट करते हैं, और गैमा रेज एमिट करने की वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी कैंसर सेल होंगे वो सारे के सारे जल जाएंगे। तो ये जो है वो डायग्नोस्टिक रेडियोथेरेपी का प्रोसेस है, जिसके जरिए जो है वो हम या तो डिफरेंट तरह के जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे वगैरह लेने हो तो भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, या अल्ट्रासाउंड करना हो या स्कैनिंग करनी हो, तो ये सारे इन सब के अंदर जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के आइसोटोप्स को यूज किया जाता है। यहाँ तक तो बच्चों हमारा टॉपिक क्लोज होता था इंडस्ट्रियल सॉरी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसके अंदर हमने इसके आइसोटोप्स को स्टडी किया कि कहाँ कहाँ डिजीज की डायग्नोसिस पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेवल हमारा स्टार्ट होता है, दैट इज इन इंडस्ट्री के संतों में हम इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इसका फर्स्ट वन यूज है कि टू डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म एंड द शीट ऑफ पेपर स्टील रबर एट स्ट्रॉ, के या तो आप जितनी भी हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, जैसे या सॉलिड्स की आपने अगर थिकनेस फाइंड आउट करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर ये जो होते हैं इंजीनियर्स वगैरह या जो ऐसे वर्क करते हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी हो मशीनरी की, तो उनका डायमीटर अगर आपने मालूम करना है या सरफेस एरिया मालूम करना है, तो इनको मालूम करने के लिए जो है वो हम ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसी तरह गाड़ी के अंदर वियर एंड टीयर का मतलब होता है कि अगर कोई खराबी हो गई है, कोई पार्ट उसका डैमेज हो गया है, तो कौन सा वो पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हुआ है, तो उसको भी हम इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप के जरिए जो है वो इनकी मदद लेके उनमें किसी भी किस्म की जो खराबी है उसको हम चेक। थर्ड वन पॉइंट है स्टूडेंट, जिन मेटल्स की हम बात करते हैं कि जिन मेटल को मोस्टली जंग लग जाता है, जिनमें आयरन मेटल्स जो है वो शामिल होती है, या और भी कोई मेटल ऐसी हो सकती हैं जो कि जिनको क्रोयन लग जाता है, तो उनको क्रोयन से अवॉइड करने के लिए वहाँ पर भी जो है ये हम रेडियो आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह जिन जिन पर्टिकुलर पार्ट्स पर जंग लगा हो उनकी डिटेक्शन करनी हो या उनको मेटल को प्रिवेंट करना हो, तो इन पर्पस के लिए भी हम आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दी मोस्ट एडवांस्ड यूज है इसका, वो है कि जो हमारे अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, स्पेशली वो अंडरग्राउंड पाइप्स जो कि ऑयल्स के पाइप होते हैं, गैस के पाइप होते हैं, या फिर हमारे पास वाटर के पाइप्स होते हैं। तो इन तमाम वाटर के पाइप्स के लिए हम क्या करते हैं कि उन सब के अंदर अगर ये देखना हो कि कहीं से लीकेज हो रही है या वहां पर जो है वो कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कि या तो वो पाइप अंडरग्राउंड जमीन के अंदरूनी पोर्शन में जाके या तो वो फट गए हैं, या वहां से गैस ऑयल या जो वाटर है आपका वो लीक होना शुरू हो गया है। तो उस पर्टिकुलर डैमेज को ट्रेस करना हो कि किस पॉइंट पर जो है वो आपकी लीकेज हुई है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को ट्रेस करने के लिए हम रेडियो आइसोटोप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं दे आर इंट्रोड्यूस इन द पाइपलाइन। जैसे फर्ज करें ये एक वर्कर है, इसने क्या किया, गाड़ी से डिफरेंट सामान निकाला है और इसने जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का जो सब्सटेंस है वो पाइपलाइन में डाल दिया है, ठीक है। अब जहां जहां वो आपका ये पाइपलाइन बिछी हुई है उसके अलोंग जो है वो हम एक डिटेक्टर रख देते हैं, ठीक है। वो डिटेक्टर क्या करता है कि जो रेडियो एक्टिव सोल्यूशन है, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव सोल्यूशन आपका जहां जहां से पास होगा, फर्ज करें अगर आपकी ये पाइपलाइन बहुत आगे तक जा रही है, अगर ये इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर है और यहाँ आपने लाके क्या रखा है, अपना डिटेक्टर रख दिया है, और यहीं से जो है वो आपकी पाइपलाइन में अगर वो फट गई है यहाँ से या उसमें कोई लीकेज आ गई है, तो ये डिटेक्टर यहाँ पे 100% जो है वो रीडिंग देगा कि यहाँ से जो है वो आपको रेज निकल रही है। तो यहाँ से पता चलेगा कि आपके पाइपलाइन में लीकेज यहाँ से आई है, तो एज रिजल्ट इस जगह को फिर हम ब्रेक करेंगे, वहां से हम पाइपलाइन की मरम्मत करेंगे और इसको फिर अगेन हम कवर कर देंगे। तो ये जो है वो मोस्ट एडवांस यूज है रेडियो आइसोटोप का, जो कि यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ लीकेज रैक्स इन द अंडरग्राउंड ऑयल पाइप्स, गैस पाइप एंड वाटर पाइप, ठीक है। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी ये बात। उसके बाद बच्चों रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल है एग्रीकल्चर में, ठीक है, कि जितनी भी हमारी ये ज़रूरी सनत है, और आप जानते हैं पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और हमारी जो तरक्की का दारोमदार है वो मोस्टली डिपेंड करता है हमारी एग्रीकल्चरल
सनत पर। तो इसको हम देखते हैं। अब हम ये कहते हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में जितनी भी क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट होती हैं, ठीक है, तो उनकी इम्प्रूवमेंट में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। और स्पेशली कहते हैं कि जब आप क्रॉप्स को एक्सपोज करते हैं टू गैमा रेस के साथ, यानी वो गैमा रेस जो कि कौन खारिज करेगा, कौन सा एलिमेंट, दैट इज योर कोबाल्ट 60। इट मीन अगर कोबाल्ट 60 गैमा रेस को एमिट करता है और ये गैमा रेस आप फसलों के ऊपर डाल देते हैं, तो ना सिर्फ फसलों की ग्रोथ क्वांटिटेटिवली बढ़ती है, क्वांटिटेटिवली का क्या मतलब है कि ना सिर्फ उनकी ये अमाउंट मिकदार बढ़ती है, बल्कि उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी होता है स्टूडेंट मयार के, उनके अंदर या तो वो बीमारियों से पाक होंगी, उनमें जर्म्स नहीं होंगे, उनको यानी आप कह लें कोई किसी किस्म की फंगस नहीं लगेगी, या कोई हर्ब्स उन पर अटैक नहीं करेंगी, उन पर कोई इंसेक्ट्स अटैक नहीं करेंगे। तो इस तरह से ना सिर्फ उनकी क्वालिटी बेहतर होगी, बल्कि साथ साथ उनकी जो मिकदार है, यानी जो उनकी तादाद है, वो हमें ज्यादा मिलेगी। तो इस तरह से ये जितनी भी फसलें होती हैं वो क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली बोथ वे से जो है वो इंक्रीज होती हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो डिफरेंट फसलों की या जो दरख्त होते हैं इनकी जो वैरायटी है वो भी हमारे पास इस प्रोसेस से इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद बच्चों एक और इसका इंपॉर्टेंट यूज है, दैट इज दी फास्फोरस का, कि जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32 जिसको हम कहते हैं, आमतौर पे फास्फोरस जो लेबल्ड आइसोटोप हम बनाते हैं वो 32 बनाते हैं, इसका नॉर्मल जो है वो 31 होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, हम यूज कर सकते हैं टू नो दी एग्जैक्ट रेशियो बिटवीन दी अमाउंट ऑफ फास्फोरस टेकन अप बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल एंड दैट टेकन बाय इट फ्रॉम द एडिड फॉस्फेट फर्टिलाइजर। यानी वो क्या बता रहे हैं कि जमीन से उस फसल ने कितना फास्फोरस एब्जॉर्ब लिया किया है और कितना फास्फोरस जो है वो आपने जो फर्टिलाइजर जो खाद ऐड की है उससे उसने कितना जो है वो फास्फेट लिया है। इस चीज की रेशियो को जो है वो आप डिटरमिन कर सकते हैं, और इसकी रेशियो को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सम क्वांटिटी जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 की है वो हम फास्फेट फर्टिलाइजर में ऐड कर देते हैं। और P32 जो है ये एक बीटा एमीटर है। इस पूरे टॉपिक में बच्चों आपने ये याद करना है ज्यादातर कि कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप अल्फा एमिटर है, कौन सा बीटा है, कौन सा गैमा है। तो इस हवाले से आपने याद करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको डायग्राम से थोड़ा सा बता दूं कि ये एक आपके पास फसल है, एक पौधा है जो कि फास्फोरस P31 नॉर्मली ले रहे हैं, यानी जमीन से इसने कितनी अमाउंट जो है वो एब्जॉर्ब की है। तो आप एक दफा इसकी रेशियो को डिटरमिन करेंगे, सेकंड टाइम आपने क्या किया, इस P31 को आपने क्या बना दिया, रेडियो एक्टिव बना दिया, और रेडियो एक्टिव बना के इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, P32 के अंदर लाके आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है वो P32 आपने किस फॉर्म में दिया है इसको, इसकी मिट्टी के अंदर जो आपने फर्टिलाइजर था उसमें ये लेबल्ड आइसोटोप उस फर्टिलाइजर में शामिल कर दिया, और इस प्लांट ने इसको टेकअप कर लिया। टेकअप करने के बाद इसके लीज में P32 आना शुरू हो जाएंगे, और फिर हम यहाँ पे डिटेक्टर रखेंगे बीटा मीटर वाला, जो कि क्या करेगा, वो बताएगा डायरेक्ट कंसंट्रेशन इसकी कि इस प्लांट ने कितना P32 अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लांट में कितनी फास्फोरस जो है वो यूटिलाइज होगी अगर आप वो फर्टिलाइजर उसमें ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम फास्फोरस के अमाउंट की कैलकुलेशन इस प्रोसेस से कर सकते हैं। तो इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट है बच्चों इसका, दैट इज बायोलॉजिकल फील्ड। यानी वो कहते हैं कि हम डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस के मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, और इनमें हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज योर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेटिक का जो प्रोसेस होता है ये मोस्टली प्लांट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो जमीन में का जो वाटर है और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब जब ये प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस के दौरान हम जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन गैस है ये इवॉल्व होती है। अब साइंटिस्ट ने इस पॉइंट पर क्वेश्चन ये किया कि आया ये जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है ये कहाँ से रिलीज होती है, आया कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर वाटर से। यानी वो ये जानना चाह रहे थे कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो या तो वाटर से रिलीज हो रही है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के एंड से आ रही है। तो इस चीज का को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, वन बाय वन करके इनको लेबल किया। लेकिन आपकी बुक में फिलहाल उन्होंने यहाँ से ही किया हुआ है, तो मैंने ये डायग्राम भी जस्ट यही ऐड किया है कि उन्होंने क्या किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कि ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन को जो है वो इसके आइसोटोप ऑक्सीजन का 18 वाला आइसोटोप इन्होंने इस्तेमाल किया,
और इस 18 वाले आइसोटोप को इस्तेमाल करने के बाद इसको इन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, यानी इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए ये वाली गैस जिसके वो लेबल किया गया था O18 वाली वो दी गई, और उसके बाद ग्लूकोज और वाटर जो है वो यहाँ पर पैदा हुए। तो जैसे ये पैदा हुए तो पता ये चला कि ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में, इसके अंदर किसी किस्म का 18 नहीं आया, यानी ये जो O18 कार्बन डाइऑक्साइड वाले एंड में प्रेजेंट है, ये O18 वाला पार्ट, ये जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है प्लांट, उसके अंदर 18 पार्ट नहीं आया। इससे क्या पता चला कि ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज नहीं हो रही, बल्कि कहाँ से रिलीज हो रही है, फ्रॉम योर वाटर एंड। इट मीन जो वाटर होता है प्लांट्स का, ठीक है, उसके अंदर अगर आप 18 को इंक्लूड नहीं करते, 18 वाला आइसोटोप नहीं लेते, तो इससे कंफर्म होती है ये बात कि ऑक्सीजन जो प्लांट ने रिलीज की है वो वाटर से आती है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड। सो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए भी लेबल्ड आइसोटोप का जो प्रोसेस था वो यूज किया गया, और इसकी स्टडी जो है वो हमारे लिए आसान हो गई। उसके बाद बच्चों एक और वे हम ये कहते हैं कि जो डिफरेंट तरह के आइंस होते हैं जिनकी मूवमेंट हम सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग देखते हैं, उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। उसके बाद बच्चों आपकी नेक्स्ट फील्ड स्टार्ट होती है, दैट इज योर एनालिटिकल केमिस्ट्री। कि अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखें तो हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों इसका यूज है दैट इज द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोबाल्टाइन फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। हम ये क्या कहते हैं कि कोबाल्टाइन जो है उसको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं इसके सोल्यूशन से बाय यूजिंग बोथ बीटा नाइट्रोसो अल्फा नेप्थोल। इसको बच्चे मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि ये दो कंपाउंड है, ठीक है, ये इन दोनों को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। ये दोनों एजेंट क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। इसमें क्या होता है, दो बेंजीन के रिंग इकट्ठे होते हैं, इनमें एक साइड पर OH हो, और ये OH नेक्स्ट टाइम कहाँ होगा, इस पोजीशन पर होगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग का जिसमें OH बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ हो, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं अल्फा। और अगर ये OH ग्रुप जो है वो इस सेकंड पोजीशन पर आ जाए तो बच्चों हम इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये आपको मैं अभी बताती हूँ बोर्ड पर ड्रॉ करके ताकि आपको समझ आए। तो स्टूडेंट ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें जो कि मैं अब ड्रा करने जा रही हूँ, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है आपके सामने, एक बेंजीन का रिंग दूसरे बेंजीन के रिंग के साथ अगर ज्वाइंट हो, ठीक है, इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन को बच्चे हम बोलते हैं अल्फा। यानी अगर कोई भी OH ग्रुप इस तरफ अटैच हो तो इसको हम बोलेंगे अल्फा, और ये कंपाउंड आपका कहलाएगा अल्फा नेप्थोल, ठीक है। इस कंपाउंड का नेम आपने पहले याद करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा नेप्थोल। इन द सेम वे इसका एक और पार्ट होता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, अगर तो OH ग्रुप यहाँ लग जाए, ठीक है, तो ये पोजीशन अल्फा है, याद रखिएगा, और ये पोजीशन बीटा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा, बीटा नेफ्थोल। तो ये बात आपको समझ होनी चाहिए कि दो बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप इस पोजीशन पर अटैच हो तो बच्चों हम इसको बोलेंगे अल्फा नेफ्थोल, और अगर OH ग्रुप इस वाली पोजीशन पर अटैच हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा नेफ्थोल। इट मीन अल्फा नेफ्थोल और बीटा नेफ्थोल जो है ये एक कंपाउंड है, लेकिन इनके साथ अगर आप एक पर्टिकुलर पार्ट्स जो है वो इस्तेमाल कर लें, कि यहाँ देखें ये हमारे पास क्या है, अल्फा नेफ्थोल, लेकिन नाइट्रोसो ग्रुप NO क्या कहलाता है, नाइट्रोसो। ये नाइट्रोसो ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, बीटा पे, और यहाँ नाइट्रोसो ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, अल्फा पे। तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, इस कंपाउंड का नेम होगा बीटा नाइट्रोसो अल्फा नेफ्थोल, और इस कंपाउंड का क्या नेम क्या होगा, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेफ्थोल। तो ये दोनों नेफ्थोल जो ये कंपाउंड है इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि प्रेसिपिटेट बनाते हैं किसी भी पर्टिकुलर मेटल आयन के साथ, या जब उनके साल्ट सोल्यूशन के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो ये आपस में उनके साथ मिलकर क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेंगे। तो अब अगर आपने ये चेक करना हो कि कोबाल्ट पॉजिटिव 3 आयन की हमने प्रेसिपिटेशन करनी है उसके साल्ट सोल्यूशन से, तो प्रेसिपिटेशन करने के लिए हम ये दोनों तरह के कंपाउंड को इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों तरह के कंपाउंड का रोल क्या है, एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, और हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें से बेहतर कौन सा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है। तो इसकी बेहतरी के लिए यानी इन दोनों को हमें चेक करना है कि ज्यादा बेटर कौन सा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोबाल्ट का सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और इसमें कोबाल्ट को हम लेबल कर देते हैं दैट इज कोबाल्ट 60। और अभी आपको बताया था कि जो कोबाल्ट 60 का आइसोटोप होता है ये बीटा एमिटर होता है,
और इसके सोल्यूशन को हम 1 by 1 करके, यानी एक दफा एक सोल्यूशन में हम ये ऐड करेंगे और एक दफा एक सोल्यूशन में आप ये ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद द एक्टिविटी ऑफ द बीटा पार्टिकल एमिटेड बाय द कोबाल्ट 60 इज मेजर्ड इन द फिल्ट्रेट, कि जैसे ही जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनने के बाद जो इसका फिल्ट्रेट वाला, फिल्ट्रेट के अंदर साथ ये प्रेसिपिटेट्स भी मौजूद होंगे, जिसमें कोबाल्ट 60 का जो पोर्शन होगा ये भी लाई करेगा। तो कहते हैं जब आपने मेजरमेंट की और चेक किया रिजल्ट्स को, तो पता चला कि जो 0.17 मिलीग्राम ऑफ कोबाल्ट पर लीटर इज लेफ्ट इन द फिल्ट्रेट व्हेन वन इज यूज्ड। वन क्या है? ये वाला कंपाउंड है, जो कि क्या है? बीटा नाइट्रोसो अल्फा नेफ्थोल जो था, उसके साथ 0.17 मिलीग्राम जो है वो कोबाल्ट के बन गए, ठीक है। तो जब आपने इसको इस्तेमाल किया था, जबकि इसके 1.5 मिलीग्राम ऑफ कोबाल्ट per liter is left in the filtrate when 2 is used as a precipitant। इसे ही पता चला कि जो 1 वाला है ये एक बेटर प्रेसिपिटेंट है फॉर कोबाल्ट पॉजिटिव 2 आयन के लिए। यानी आपको इससे क्या चीज का आइडिया हुआ? अब आप ये कहेंगे कुछ स्टूडेंट के मिस ये तो क्वांटिटी ज्यादा है। तो बच्चों आपने फिल्ट्रेट लेना है, प्रेसिपिटेट को आपने सेपरेट कर लेना है। ये बात आपको बताती हूँ ताकि आपको समझ आए। हम क्या बात कर रहे हैं कि जब भी आप किसी चीज में कोबाल्ट का सोल्यूशन ऐड करते हैं, ठीक है, फर्ज किया यहाँ पे ढेर सारे प्रेसिपिटेट बन गए। प्रेसिपिटेट करने के बाद आपने क्या किया? इस पोर्शन को फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर पे क्या रह जाते हैं? डिफरेंट तरह के प्रेसिपिटेट। जबकि ये जो फिल्ट्रेट होता है जिसमें लिक्विड होता है, ठीक है, ये जो लिक्विड वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। और ये आपका पास क्या है? यहाँ पे इसके अंदर क्या रह जाएंगे? प्रेसिपिटेट। तो जो कोबाल्ट पॉजिटिव 2 आयन का सोल्यूशन है वो मैक्सिमम क्वांटिटी इसकी किस में जानी चाहिए? प्रेसिपिटेट वाले रीजन में। जबकि फिल्ट्रेट में कोबाल्ट के कम आयन रहने चाहिए। यानी जाहिर बात है मैक्सिमम अगर कोबाल्ट आयन आपका प्रेसिपिटेट में चला जाता है तो फिल्ट्रेट में उसकी अमाउंट को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो जो भी एजेंट आप डालें, चाहे अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेफ्थोल डालें या बीटा नाइट्रोसो अल्फा नेफ्थोल डालें, तो फिल्ट्रेट में उन कोबाल्ट के मिलीग्राम कम आने चाहिए, बाकी वो किधर जाने चाहिए? यानी मैक्सिमम अमाउंट उनकी प्रेसिपिटेट वाले रीजन में चली जानी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जब भी आप इस क्वांटिटी को देखते हैं तो 0.17 मिलीग्राम जो है वो फिल्ट्रेट में आई, यानी जब आपने इस 1 वाले को यूज किया तो फिल्ट्रेट के अंदर कम आयन आए, यानी वो ज्यादा आयन फिर कहाँ चले गए? प्रेसिपिटेट के अंदर इस्तेमाल हो गए। लेकिन अगर आपने इस सेकंड वाले को यूज किया तो सेकंड वाले को यूज करने पर 1.5 मिलीग्राम जो थे वो फिल्ट्रेट में आए, यानी ज्यादा आयन इसके मुकाबले में ज्यादा आयन किसमें चले गए? फिल्ट्रेट में चले गए। तो इससे पता ये चला कि ये चीजें प्रेसिपिटेट में नहीं गई बल्कि फिल्ट्रेट में चली गई। तो फाइनली हमने फिर से ये नतीजा अखज किया कि प्रेसिपिटेट कोबाल्ट आयन के बनाने के लिए ये जो 1 वाला है दैट इज बीटा नाइट्रोसो अल्फा नेफ्थोल इज अ गुड और अ बेटर प्रेसिपिटेंट एज कंपेयर टू अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेफ्थोल। तो उम्मीद करती हूँ ये बात समझ आई होगी आपको। उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ लेड सल्फेट इन वाटर। तो लेड सल्फेट के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों लेड सल्फेट जो है वो एक सॉल्युबल साल्ट होता है वाटर में, और इसकी सॉलिबिलिटी जो होती है वो वाटर में डिक्रीज होती है, या ये बहुत ही कम पानी में सॉल्युबल होता है। तो अगर आप लेड सल्फेट में इस लेड नॉर्मल की जगह पे लेबल्ड या रेडियो एक्टिव लेड इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम यूज कर सकते हैं टू डिटरमिन दी सॉलिबिलिटी ऑफ लेड सल्फेट इन वाटर। और इस पर्पस के लिए आपने क्या करना है कि जो नॉन क्वांटिटी होगी
जो कि आपने लेबल्ड लेड वाले आइसोटोप की लेनी है, यानी इसको आपने रेडियो एक्टिव बना देना है, और इस नॉन क्वांटिटी को आपने किसके साथ यूज करना है, इस ऑर्डिनरी लेड के साथ, ठीक है। और जैसे ही आपने इस ऑर्डिनरी लेड के साथ नोट ऐड करना है नॉन प्रोपोर्शन में, तो इस एंटायर अमाउंट के अंदर आपने क्या डाल देना है, दैट इज कंसंट्रेटेड HNO3। अब आप जानते हैं नाइट्रिक एसिड से इन्हें क्या मिलेगा, नाइट्रेट। तो ये लेड स्टार यानी जो लेबल्ड वाला है ये भी लेड नाइट्रेट फॉर्म करेगा और ये भी लेड नाइट्रेट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो टू दिस सोल्यूशन यानी इस वाले पूरे ये सोल्यूशन की फॉर्म में रहेंगे, और इसके अंदर आपने आगे से फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। तो जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो लेड नाइट्रेट की जगह पे लेड सल्फेट और दूसरा भी लेड सल्फेट फॉर्म होगा, और इनके जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं अगर आप इन वाले प्रेसिपिटेट को फिल्टर करें तो रेडियो एक्टिविटी इनके सोल्यूशन की मेजर करें, तो लेड सल्फेट की जो अमाउंट है जो रेडियो एक्टिव वाला है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसा करके हमें क्या मिलेगा, लेड की अमाउंट मिल जाएगी कि सोल्यूशन में लेड की अमाउंट कितनी आई। यानी पहले जब आपने लेड डाला तो आपने उस टाइम क्वांटिटी नोट कर रखी थी कि फर्स्ट के आपने 2 मिलीग्राम या 3 मिलीग्राम जो है वो इसके ऐड किए, और जब इसके प्रेसिपिटेट फाइनली इन पूरे प्रोसेस के जरिए बने और यहाँ से जो लेड सल्फेट आपको मिला, इस लेड के अमाउंट को आपने कैलकुलेट किया, तो यहाँ से पता चला कि जो रेशियो है दोनों वैरायटी की, जो लेड आपने ओरिजिनली पहले स्टार्ट में लिया और इसके बाद प्रेसिपिटेट बनाने के बाद लिया, तो इसकी अमाउंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सॉलिबिलिटी लेड सल्फेट की फिर कितनी रहेगी। याद रखिएगा जो चीज प्रेसिपिटेट बनाती है वो सॉल्युबल नहीं होती, जाहिर बात है अगर कोई चीज वो हल हो जाती है पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड मीडिया के अंदर, तो उसकी सॉलिबिलिटी उसके अंदर कम होगी, तभी जाके वो प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। तो लेड सल्फेट के अंदर टेंडेंसी जो है वो प्रेसिपिटेट बनाने की ज्यादा होती है। तो उसकी रीजन क्या है, प्रेसिपिटेट इसके अंदर ज्यादा क्यों बनते हैं, क्योंकि लेड के जो लेड सल्फेट का जो साल्ट होता है वो मोस्टली इनसॉल्युबल रहता है, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं उसमें प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, जबकि वो पानी के अंदर या किसी भी मीडिया के अंदर जो है इतना आसानी से वो हल नहीं हो रहा होता। तो जो लेड सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, और जो थोड़ी बहुत अमाउंट पानी के अंदर सॉल्युबल हुई हुई रह जाती है उस अमाउंट को फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच इज द क्वांटिटी लेफ्ट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड सल्फेट इन वाटर। उसके बाद बच्चों है नेक्स्ट इसका पॉइंट के रेडियो एक्टिव आइसोटोप को हम इस्तेमाल करते हैं इन एक्टिवेशन एनालिसिस एंड आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड द लास्ट वन यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज इन कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट, कि जितने भी जो पेस्ट होते हैं इनकी प्रोडक्शन को अगर आपने कंट्रोल करना हो, फर्ज करें अगर किसी इलाके में मलेरिया की वबा है या इसी तरह हमारे पास और कोई इंसेक्ट है जो कि फसलों के लिए नुकसानदेह है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि उनकी प्रोडक्शन को आप स्टॉप कर दें। और उनकी प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए आप क्या करते हैं कि ज्यादातर हम बहुत बड़ी तादाद ले लेते हैं उनके मेल इंसेक्ट्स की और उनको हम एक्सपोज कर देते हैं रेडिएशन के साथ। जैसे यहाँ देखिए इस डायग्राम में कि ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि गैमा रेडिएशन को एमिट कर रहा है। ये रेडिएशन हमने मेल इंसेक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल की। जैसे ही मेल इंसेक्ट के ऊपर इस्तेमाल की तो इनको हमने स्टीराइल बना दिया। स्टीराइल का मतलब ये होता है कि अब ये ऐसे इंसेक्ट हैं जिनके पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है। इट मीन अगर ये फीमेल मॉस्किटो के साथ जो है वो मेट करते हैं तो उसके नतीजे में जो भी ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे वो ऐसे ऑफस्प्रिंग होंगे जो कि फर्दर जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग को क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम इंसेक्ट्स की जो बर्थ रेट है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि ये रेडिएशंस क्या करती है, इनको स्टेरिलाइज बना देती है, यानी उनके पास स्टेरिलाइज का मतलब यहाँ पे क्या है कि इनकी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी को स्टॉप कर देती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो फर्दर या अदर इंसेक्ट्स को जो है वो प्रोड्यूस करें, चाहे उनका मेट फीमेल इंसेक्ट्स के साथ हो। तो कहते हैं कि मलेरिया को जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मॉस्किटोज बाय दिस टेक्निक, and this production of other type of insects or pests can also be controlled by this technique। कि ना सिर्फ आप मच्छरों की प्रोडक्शन को इस प्रोसेस से कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि अगर कोई और ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि आपको लगता है कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं तो उनकी प्रोडक्शन को भी आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा प्रोसेस जो था वो इससे रेलिवेंट था। तो उम्मीद करती हूँ ये बातें आपको सारी क्लियर हुई होंगी। आज के टॉपिक के हवाले से बच्चों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा और इसके हवाले से आपको कोई माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम बच्चों आप लोग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।